नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टोटल सॉल्व पे हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ वो वॉइसलेस वीडियो होता है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, जस्ट कुछ भी अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार एक वीडियो ऐसा बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नोटिस करता हूँ कि लोगों जो बहुत सारे लोग हैं जिनको गाड़ी की ज़रूरत होती है, वो सोचते हैं कि यार मैं भी RX 100 लूँ, RX 135 लूँ, RX Z लूँ, RX G लूँ। लेकिन समस्या आती है बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की। और मतलब मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली है कि ज़्यादातर लोग, हालांकि आज तो वो टाइम है नहीं कि हर कोई ले पाए ये गाड़ी, लेकिन अगर मैं 10-15 साल पीछे जाता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि कोई यामा लेता था और मुश्किल से 3 या 4 महीने के अंदर वो गाड़ी को वापस रीसेल कर देता था। उसके कुछ कारण होते हैं। वो मतलब इसको एक नॉर्मल गाड़ी समझ के लेता है, लेकिन यामा को मेंटेन करना, उसको चलाना, उसके साथ एंजॉय करने के लिए बहुत सारी समझदारी की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत इजी नहीं है ये चीज़, और अगर थोड़ी सी समझदारी अगर आपके साथ है तो इससे बढ़िया कोई मशीन नहीं है आपके पास एंजॉय करने के लिए। तो अपन कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि गाड़ी सर्च कहाँ करें, गाड़ी मिले कहाँ आपको, कहाँ से गाड़ी को बाय करें आप। तो अगर आपकी नज़र में है कि फलाने के पास गाड़ी है, उसके पास गाड़ी है, या मैंने वहाँ देखी है, तो ऐसी बातों में क्या होता, ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि 95% लोग तो गाड़ी सेल नहीं करते हैं जिनके पास भी यामा होती है। और अगर कोई कर रहा हो किसी कारण से, और वो 5% लोग कौन से होते हैं, वही होते हैं 4-6 महीने वाले, या जिनकी पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है और वो उस गाड़ी को ज़्यादा समझते नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है ना, तो वो लोग बेचते हैं। पर इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब इस गाड़ी को सर्च करना सबसे बड़ा टास्क है। अब आप जैसे किसी भी स्टेट से हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे लोग हैं, गाड़ी की प्राइस डाल देंगे 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, फिर नीचे लिख देंगे कि 2,000 रुपये बुकिंग चार्ज है, ये है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो गाड़ी अगर आपको लेनी है, यामा RX 100 या RX सीरीज़ की कोई सी भी गाड़ी, कोई भी विंटेज गाड़ी हो, सबसे पहले तो आपके मतलब गाड़ी वो लीजिए आप जो आपके नोटिस में हो कि हाँ ये फलाने सिंह के पास, या जो भी आप बाई फेस जिसको जानते हैं कि यार उसके पास है, या किसी रिलेटिव की है, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड किसी के पास है, तो ही आप मतलब जो है गाड़ी लेने की कोशिश करें। और अगर आप ऑनलाइन कहीं से ले रहे हैं तो उस पर पूरा R&D करें आप कि ये जो सेलर है ये प्रॉपर एक सेलर है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं आदमी, है ना। पता चला कि आपका पेमेंट भी चला गया है और गाड़ी नहीं मिली, या जो आप गाड़ी ले रहे हैं आपको गाड़ी के नाम पे कुछ और कचरे का डब्बा दे दिया वो, बिल्कुल, है ना। माफ़ी चाहूँगा, वैसे RX किसी भी कंडीशन में उसे कचरे का डब्बा नहीं बोला जा सकता है। ये बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत रेस्पेक्टेड मतलब वो है, आइटम है ये। तो सबसे पहले तो गाड़ी को सर्च करना है ना। गाड़ी अगर आपके पास सर्च हो जाती है तो उसके बाद में उसे पूरा एंजॉय करने के लिए आपके बाद में सर्च होने के बाद में फिर आती है बात बजट की। तो कोई भी यामा, कोई भी RX सीरीज़ की गाड़ी अगर किसी समझदार आदमी के पास है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है, चाहे उसे कट्टे में भर के लाना पड़े, चाहे उसको टम्पू के अंदर डाल के लाना पड़े, 50 से 60 हज़ार से कम के अंदर यामा का कबाड़ भी नहीं मिलेगा आपको, अगर सामने वाला समझदार है तो। और रनिंग अगर कोई गाड़ी है, रीस्टोर नहीं है, वो बिल्कुल फिनिश एकदम न्यू टाइप की नहीं है, लेकिन अगर वो गाड़ी है आपको और चलती हुई है वो गाड़ी, तो बंदा 75 से 80 हज़ार रुपये से कम में वो नहीं देगा, कोई भी हो, है ना। फिर आती है रीस्टोर गाड़ी, कि जो आपको अच्छी कंडीशन के अंदर मिलती कि यार हाँ मस्त है गाड़ी एकदम, मतलब लाए और चलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं करना, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, पेट्रोल डालना है खाली। ऐसी अगर आप गाड़ी लेंगे तो आपको 1 लाख से कम कोई गाड़ी नहीं मिलती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ढंग से रीस्टोर हुई गाड़ी और अच्छे पार्ट्स के साथ, ओरिजिनल भी हो सकते हैं और आफ्टर मार्केट में भी अच्छी क्वालिटी के अगर पार्ट्स अगर गाड़ी में लगे हुए हैं, तो वो गाड़ी आपको 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में गाड़ी मिलेगी। इससे कम में अगर कोई उम्मीद करता है कि उसे RX 100, RX G या 135 मिलेगी, तो वो बस मतलब एक सपना है वो पाल रखा है उसने मन में। हाँ,
तुक्के से कोई नासमझ आदमी उसे दे दे तो वो बात अलग है, बाकी कोई नहीं देने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि यामा के पार्ट्स इजी नहीं मिलते हैं, मैकेनिक इजीली नहीं मिलते हैं, है ना। और अगर कोई बेच दे, है ना, तो उसको वापस ढूंढना उसके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का अराउंड बजट है तो ही आप सोचना कि आप यामा ले पाएंगे, है ना। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पेपर्स का। कई बार आपको गाड़ी तो मिल जाएगी, बजट भी मिल गया हो गया आपके पास, बजट की भी व्यवस्था है आपके पास, है ना, गाड़ी भी आपको मिल गई, लेकिन पेपर पेपर को क्या, बहुत सारे जो लोग हैं जो गांव खेड़ों में रहते हैं या जो छोटे शहरों में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार क्या ज़रूरत है पेपर की, गाड़ी चमक रही है ना मेरी, चला रहा हूँ मैं, कोई पुलिस वाला मिलेगा तो 100-200 रुपये, 1000-500 रुपये दे दूंगा, फ्री हो जाऊंगा। लेकिन वो सब देखो, इत्तेफाक है ये सब। कभी आप छूट भी सकते हो और कभी आपकी गाड़ी जा भी सकती है ना। तो गाड़ी का एंजॉय लेने के लिए आपके पास में पेपर प्रॉपर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अगर इनकम्प्लीट रहेंगे इन चीज़ों से, पेपर से, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल वो रहेगा नहीं, गाड़ी चलाने का आपको मज़ा आ नहीं सकता है। और मतलब आप जेन्यून नहीं हैं, आप जेन्यून ऑनर नहीं है उसके, अगर आपके पास पेपर प्रॉपर नहीं है तो। बहुत सारे लोग 500 रुपये का स्टाम्प लिखो के गाड़ी बेच देते हैं। नहीं, प्रॉपर आपके नाम होनी चाहिए, भले आप 7वें ऑनर हो चाहे 8वें ऑनर हो। मज़ा जब ही है जब गाड़ी का एक एक पेपर ओके हो, यहाँ तक कि पीयूसी भी, भले 30-35-40 रुपये की रसीद कटती हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो पेपर में ओके रहना बहुत ज़रूरी है। पेपर के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं करवाते हैं कि गाड़ी जैसे 96 के बाद में RX 100 की बात करें तो बंद हो गई थी, है ना। फिर RX-G सीरीज़ की जो गाड़ियां हैं वो 2005 तक भी आ रही थी, और कुछ मतलब जो ओल्ड स्टॉक था वो बाद तक भी बिक रही थी लोगों के पास। तो ओवरऑल 15 साल से ज़्यादा ही पुरानी है। तो जो 15 साल पुरानी होती है गाड़ी, उसके पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। पेपर अगर आप कंटिन्यूसली रिन्यूअल करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक मतलब बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट नहीं लगता और आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर बीच में गैप पड़ गया तो आपको नई गाड़ी लेने, मतलब गाड़ी के पेपर रिन्यूअल करवाने के लिए अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति के अंदर आप वो बजट भी बना के चलो कि मुझे इतना पैसा लगता है। आज अगर कोई 15 साल से अगर कोई गाड़ी 10 साल से अगर वो नहीं हुई है अगर रिन्यूअल, तो ये मान के चलना आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट की रसीद तो एक्चुअल में कम ही होती है, लेकिन आरटीओ एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ बिना पैसे दिए टेबल के नीचे से कोई भी काम नहीं होता है। तो ओवरऑल आजकल 25,000 से लेके 30,000 रुपये का खर्चा इसके अंदर आता है। लोग सोचते हैं कि मैं 15,000 में गाड़ी ले आऊँगा, 25,000 में गाड़ी ले आऊँगा। अब उसको ये नहीं पता है कि RX जो सीरीज़ है उसके ऊपर 25 से 30,000 रुपये सिर्फ पेपर का खर्चा होता है। तो ये जो अमाउंट है इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, पेपर के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। फिर दूसरा, आपके पास में सोर्स होने चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सीधे तरीके से ये गाड़ी जो है रिन्यूअल नहीं होती है ना। क्योंकि जो आरटीओ का जो पोर्टल है उसके ऊपर जो ईयर्स है वो तक शो नहीं करते हैं। बहुत अलग तरीके से ये जो चीज़ें हैं हो पाती है ये, है ना। फिर आती है, आपने गाड़ी भी ले ली, है ना, गाड़ी सर्च कर ली, बजट भी आपके पास था, आपने पेपर भी क्लियर कर लिए। उसके बाद अगर आप रीस्टोर करते हैं या रनिंग कंडीशन में है, आपके पास में सोर्स होना चाहिए पार्ट्स के। अगर आपके पास में जेन्युइन पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप हमेशा खुश रहेंगे इस गाड़ी के साथ। और अगर आपको अगर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं इसके, तो आप परेशान रहेंगे और आप सोचेंगे यार ये क्या भला ले ली मैंने, है ना। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो कुछ वेबसाइट्स हैं, है ना, जो साउथ साइड के लोग हैं उनकी है, क्योंकि साउथ में इसका बहुत अच्छा क्रेज़ है, तो वहाँ पे पार्ट्स भी मिलते हैं। ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलते हैं वैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी को बरसों हो गए आते हुए, है ना। यामा कोई नए पार्ट्स अभी बना नहीं रही है, वो सब पैकिंग है सब कुछ, है ना। या कुछ सेलर्स के पास में ओल्ड स्टॉक है, तो आपके पास में पार्ट्स की अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास पार्ट्स अवेलेबल हो पाएँ, ऐसी स्थिति भी आपको तैयार करके रखनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती है यामा में, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो होता है यामा की जो किक की स्प्रिंग और रेचिड होता है, जो लॉक होता है वो है। कुछ और छोटे मोटे आइटम है ना, वो आपके पास अवेलेबल हो पाए। कार्बोरेटर हो गया,
इनका आपको ऐसा जुगाड़ होना ही चाहिए आपको हमेशा। मैं तो ये बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पेयर में अलग से रखनी चाहिए, अगर आप RX रख रहे हैं तो, है ना। तो ये आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है ना। आप कोई काम आपकी गाड़ी में आया तो आप 10 दिन बाद करवाओ, लेकिन आप कोशिश ये करो कि जेन्युइन पार्ट्स मंगवाओ, आप अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स आप मंगवाओ, है ना। अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स मंगवाओगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, एक तो आप परेशान नहीं होंगे, प्लस आपको लेबर 2 बार नहीं देनी पड़ी। कई बार क्या होता है कि सस्ता लोकल माल आपने खरीद लिया, आप लगवाने गए, आपकी 400-500 रुपये जो भी लेबर होती है ना, डिपेंड करता है मैकेनिक पे, है ना, सब जगह अलग अलग हिसाब है। तो आपने पहली बात तो क्या किया आपने, कि आपने जो पार्ट्स जो दिए हैं लोकल, उसका पैसा लग गया, भले कुछ कम लगा हो या जो भी लगा हो, पर आपकी लेबर लग गई, ठीक है। दूसरी, जब आप कभी भी राइड कर रहे हो, कहीं लंबा जा रहे हो आप, तो आपके बीच में एक ऑब्स्टिकल आएगा, आप परेशान होंगे। और यामा ऐसी चीज़ है कि हर कोई जो है ना, मतलब क्या बोलता हूँ मैं, जो हथौड़ी छाप जो मैकेनिक होते हैं उनके बस का तो है भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि इसमें क्लच प्लेट इधर लगती है इधर लगती है ना। उनको कुछ भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। तो हर कोई इस गाड़ी को छेड़ नहीं सकता है और आपको चालू करके दे भी नहीं सकता है। तो हमेशा आपको पार्ट्स अच्छे ही रखने हैं, भले आप 10 दिन बाद काम कराओ, है ना। बात हो गई पार्ट्स की। फिर पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है अपना मैकेनिक। हर शहर के अंदर, हर शहर में, मतलब आपको 1 या 2 बहुत अच्छे मैकेनिक मिलेंगे इस लाइन के अंदर, 1 या 2 बहुत अच्छे मैकेनिक मिलेंगे, है ना। उनसे ही आप काम करवाओ, आपकी गाड़ी उनकी मॉनिटरिंग में रहनी चाहिए, ठीक है। विश्वास पात्र आपका मैकेनिक होगा, आपको कभी परेशान नहीं होने देगा, है ना। बशर्ते आप उसका जो चार्जेस है उसके अंदर कभी भी आप मतलब बार्गेनिंग मत करो। उसने बोला कि भाई 400 रुपये लगेंगे, 450 रुपये लगेंगे, आप 450 ही दो, उसको 450 रुपये आप दो। आप मतलब आपको गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं आई। क्या होता है कई बार जब आदमी बार्गेनिंग करता है ना, तो सामने वाले का भी धंधा है, उसका बिजनेस है, वो फिर काटने की कोशिश करता है। और वो काटने की कोशिश नहीं करता है, एक्चुअल में आप उसको काटना चाह रहे थे, तो वो उसकी भरपाई कर रहा होता है उस टाइम, है ना। तो आप अच्छे से उनके साथ व्यवहार मेंटेन करो, है ना। और उनके पास एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि कई बार आपको जो पार्ट्स नहीं मिल रहे होते ना, वो आपको अरेंज करवा के दे देते हैं, क्योंकि वो उस लाइन में पुराने हैं, उनके पास सोर्सिंग है अच्छी खासी, है ना। तो वहाँ से आपको ये सोर्स भी मिल जाते हैं। तो मैकेनिक की बात हो गई ना, तो मैकेनिक आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है, मैकेनिक भी बहुत सारे हैं कि एक तो है मैकेनिक जो प्लेटिना भी ठीक कर रहा है, स्प्लेंडर भी ठीक कर रहा है, एक्टिवा भी ठीक कर रहा है, ठीक है। और कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जो वो उनको स्पेशलाइजेशन है यामा के अंदर, है ना। उनमें ज़्यादातर जो लोग होंगे वो 50+ की ही उम्र वाले मिलेंगे आपको। यामा के जो माने हुए जो मैकेनिक होंगे ना, वो मिलेंगे। और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा कि यार ये कितने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि हर शहर में जो पर्टिकुलर यामा का काम करने वाला, भले ही वो दूसरी गाड़ियाँ भी करते हो, लेकिन उनके पास ऐसी गाड़ियाँ ज़्यादा आती, तो ये मान के चलो कि उनको इस काम की बारीकी पता होती है ना। तो आपका काम परफेक्ट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ये मैकेनिक की। अच्छा, एक अपवाद और चीज़ है जो मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि यार जो मतलब उम्रदराज आदमी वही परफेक्ट आदमी होगा यामा का, नहीं। अभी मतलब पिछले जो 2018-19 के बाद में यामा का इतना क्रेज़ बढ़ा है कि नए जो लड़के हैं वो भी इस लाइन में, बहुत सारे मैकेनिक जो बने हैं आए हैं, उनको भी अच्छी खासी नॉलेज होती है, बहुत अच्छा, मतलब उनको भी काम आता है। क्योंकि वो क्या है कि इंटरनेट का और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करके काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो, है ना। और तो आप ऐसे जो जिनका अच्छा रिकॉर्ड हो, जो आपने जिनको जज किया गया रहा इनको काम आता है, या आपके कोई दोस्त हो, आपके कलीग्स हो जिनके पास यामा है और उनका एक मतलब एक एक्सपीरियंस है कि यार फलाना मैकेनिक अच्छा है, वो भाई साहब अच्छे हैं, या वो ठीक है ना, तो आप काम करवा सकते हैं ना। उसके बाद में आती है केयरिंग एंड मेंटेनेंस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं इसको मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो सारी चीज़ें ना, सर्च करना, बजट बनाना, पेपर, ये एक बार की चीज़ें हैं, पार्ट्स है। मैकेनिक भी आपका फिक्स हो गया कि जो भी जिससे भी आप करवाना। फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है केयरिंग एंड मेंटेनेंस गाड़ी का, वो करना पड़ता है आपको।
वहाँ पे मैकेनिक नहीं आएगा सब जगह, है ना। मैकेनिक इंजन लाइन का कुछ काम हो, एसेसरीज कुछ लगाने का काम वो करेगा, गाड़ी को मेंटेन तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। ठेकेदार मकान बना के दे सकता है, मकान को मेंटेन तो आपको करना है ना। यामा जितनी नीट एंड क्लीन आप रखोगे, मतलब मैं यह कहूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो यामा के लवर्स हैं, उनके घरों में उनकी जो वाइफ हैं या जो भी धर्मपत्नियां हैं, वो यामा को उसकी सौतन बोलती है। उसका कारण है क्योंकि वो यामा को इतना प्यार करते हैं, इतना केयरिंग एटीट्यूड रहता है उसके प्रति। तो ऐसा रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि यार वो मतलब वो गाड़ी नहीं है, कोई निर्जीव चीज़ नहीं है। जो रियल में लवर है उनके लिए वो एक मतलब एक बच्चा है उनका, और उस तरह से ही आप ट्रीट करोगे तो वो आपको सुख देगा। जैसे बेटा देता है, बेटी देती है, संतान देती है, उसी तरह से यामा आपको मजा जब भी देगी जब आप उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। डस्ट नहीं लगनी चाहिए, मतलब उंगली घुमाए ना आदमी तो आपको डस्ट नहीं मिलनी चाहिए। ये होती है यामा को मतलब मेंटेन करना, या उसके प्रति जो प्यार है, जो मोहब्बत है आपकी, वो ये होता है। लोग ले आते हैं, चला रहे हैं, मतलब कीचड़ में नाले में कुदा दी गाड़ी, कभी इधर वो ला के खड़ी कर दी, कोई दूसरी गाड़ी उस पर आके भिड़ रहा है, टंकी पर स्क्रैच मार दी, किसी ने कहाँ मार दी। नहीं, यामा जो लवर होता है, वो गाड़ी जब लेके निकलता ना तो वो खड़ी ऐसी जगह करता है कि उसकी मॉनिटरिंग में रहे, उसकी आंखों के सामने रहे कि यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। और जब वापस घर में डालता है गाड़ी को, साफ करके फिर रखता है वो। एक नट उसको ढीला पसंद नहीं है, उसको लग रहा ना यार ये नट ढीला है, खुद स्क्रू ड्राइवर उठाएगा, टाइट कर लेगा अगर उसको नॉलेज है तो। नहीं है तो जाएगा मैकेनिक के पास, बोलेगा यार ये बदल दो, ये चेंज कर दो, वो कर दो। बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है ना। कई बार क्या होता है कि प्यार घातक होता है। ठीक है, रोज़ धोना आपने चालू कर दिया तो मतलब यामा क्या है कि मतलब एक मेटलिक गाड़ी है, लोहे की गाड़ी है, पूरी आयरन वाली है। पानी की और इस लोहे की जो है दुश्मनी होती है अपने आप में, है ना। तो बहुत ज़्यादा धोना क्या होता है, गाड़ी पर रस्ट आती है। तो आप जैसे मेन मेन चीज़ें हैं उनको आप वैसे साफ़ करो बढ़िया से, है ना। और टंकी को और इनको प्रॉपर आप ढक के रखो, है ना। तो आपको कभी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रोज़ लाओगे, साफ़ करके खड़ी करोगी गाड़ी, है ना। निकालोगे तो साफ़ करके चलाओगे, तो आपकी गाड़ी वैसे भी गंदी नहीं होगी। और अगर आपको धोना पड़े कभी, भाई 15 दिन 20 दिन महीने में कभी धोना भी पड़े ना गाड़ी को, तो बढ़िया से धो के उसको धूप में सूखने के बाद ही उसको जो भी है घर में डालें उसको, या आप जहाँ पे भी रखते हैं उसको, आपका जो भी यार्ड बना रखा है आपने, जो भी जहाँ पे भी रखते हैं उसके बाद रखें। यानी कि धूप लगने के बाद अगर वो गाड़ी पूरी सूख गई तो फिर रिस्क नहीं है, और मस्त चमका के रखो हमेशा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप खुद ही गाड़ी धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे बहुत सारे मैकेनिक भाई हैं जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो नाराज़ हो सकते हैं इस बात से। मैंने नोटिस किया ज़्यादातर मैकेनिक क्या है, आपकी गाड़ी की सर्विस कैसे करते हैं, उनके पास एक बाल्टी होती है, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, पानी डाला उसके अंदर, झाग बने, एक कपड़ा उठाते हैं गंदा सा, अंदर डाला, घुमाया और रगड़ना चालू, आपके पूरे टैंक के ऊपर बहुत बारीक बारीक स्क्रैच कर देंगे वो, है ना। पैनल पे कर देंगे, ओवरऑल पूरी गाड़ी पे। अब आम आदमी की जो नज़रें हैं उनसे वो चीज़ें दिखते नहीं है, लेकिन जो लवर होते हैं उनकी पारखी नज़रों से वो छोटे 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 जो लाइंस बन जाती है ना टंकी के ऊपर, वो उनको नज़र आती है। तो कोशिश करो कि या तो अगर आप उसको प्रॉपर साफ़ करवा के, भले उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, साफ़ कपड़ा दो उससे गाड़ी धुलवाओ, और या फिर खुद धो आप। मस्त साफ़ कपड़ा लो, पानी वानी मार के मस्त चमका के रखोगे आप गाड़ी को, आपको पैंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। 5-5 साल बाद में भी आपकी गाड़ी ऐसी लगेगी कि जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो कोई बोलेंगे, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलेंगे कि यार ये गाड़ी क्या वापस आ गई क्या, शोरूम लगती है आपकी गाड़ी, है ना। या जो आपको जानते हैं कि हाँ आप यामा चलाते हैं, आपके पास है, तो वो जब गाड़ी की कंडीशन देखेंगे ना आपको हर बार ये बोलेंगे, बोले यार इतने साल हो गए यार अभी भी ऐसी ऐसी है क्या गाड़ी। तो वो मेंटेन करने पे है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे बहुत दिनों से, तो मुझे लगा यार चलो इस पर एक वीडियो छोटा सा बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये जो यामा लवर्स है या जो भी मानस बना रहे हैं गाड़ी लाने का, उनको शेयर करने लायक चीज़ें तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। और मेरा जो है चैनल है उस पर आप कमेंट करके पार्ट्स कहाँ अवेलेबल हो पाते हैं, अच्छे मैकेनिक कहाँ पे मतलब मिलेंगे। मैं सब जगह का तो खैर नहीं बता सकता हूँ मैं, है ना,
लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे अराउंड आसपास कौन अच्छे मैकेनिक है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उससे संबंधित अगर कुछ चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं इस फील्ड में, लेकिन हाँ फिर भी मैं काफ़ी कुछ मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी मतलब यामा का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मैं भी 16-17 साल से यामा जो है वो राइड करता हूँ। और अच्छी खासी जानकारी मेरे को है। मैं कभी भी गाड़ी को ऐसे पैदल चला के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा उसका नॉलेज हो चुका है कि मैं ना तो कभी ज़िंदगी में पेट्रोल ख़त्म हुआ उस गाड़ी को कोई घसीट के ले जाना पड़े, ना ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि मैं उसको बिना स्टार्ट किए मुझे कहीं ले जाना पड़े, है ना। और ये सब चीज़ें आती है रखने से। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मुझे याद आ गई अभी। यामा को रखने के लिए, यामा को समझने के लिए आपको जो मैंने जो बातें बताई उनका ध्यान रखते हुए कम से कम 1.5 या साल भर आप चलाओगे ना, जब भी आप यामा को प्रॉपरली समझ पाओगे, नहीं तो आप यामा को कभी समझ ही नहीं पाओगे। लोगों को पता ही नहीं कि यामा की किक कैसे लगती है। वो डिलक्स प्लेटिना टाइप दे जोर से खींच के मतलब क्या बोलते हैं, टांग मारते हैं उस पर और वो किक की ऐसी तैसी कर देते हैं। इतनी स्मूथ किक होती है यामा की कि मतलब हाथ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अगर काम अगर प्रॉपर हो रखा हो इंजन का तो यामा जो है, अगर आपका कोई दोस्त जिद भी करता है, वो नाराज़ भी हो ना भले, तो आप उसको मना कर दो एक बार तो गाड़ी देने के लिए, और अगर फिर भी देना पड़े तो गाड़ी स्टार्ट करके दो उसे। और थ्रोटल एस्केलेटर जो है उसको आइडल ऐसा सेट करो कि गाड़ी बंद ना हो, है ना। तो आपका बहुत बड़ा खर्चा बचे, क्योंकि देखो किक एक ऐसी चीज़ है, किक फ्री होने के बाद में हर किसी मैकेनिक के बस की नहीं है ये। किक यामा की RX 100 की किक या 135 की जो किक है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर मैकेनिक ही सेट कर सकता है। और वो भी जब होगी जब ओरिजिनल स्प्रिंग, ओरिजिनल पार्ट्स वगैरह क्या बोलते हैं, वाशर वगैरह उनके पास होगा तो। बाकी तो जुगाड़ करते रहो आप, कुछ भी नहीं होगा। दिन में वो 10 बार उस गाड़ी को खोलेगा बंद करेगा, शाम तक भी उससे गाड़ी का किक सेट नहीं होगा, है ना। तो गाड़ी का किक बहुत सेंसिटिव है इसमें, और उसका कारण है क्योंकि देखो ओरिजिनल पार्ट्स तो आते नहीं हैं, और यहाँ 35-35 साल पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी है। तो जहाँ पे लॉक सेट होता है उन जगह में भी एक चाल आ जाती है, मतलब घिस जाते हैं कुछ पार्ट, तो प्रॉपर फिट रहता नहीं है ना। तो बहुत समझदारी से चलाने वाली चीज़ें हैं, है ना। मैं ये मतलब इतनी ही जो बातें मेरे मन में थी वो मैंने आपको बताई है, और मेरा पूरा कोशिश था कि मैं मेरी मतलब मेरे पास जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको 100% देने की कोशिश करूँ। लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि रही है, कोई गलती रही, तो मुझे क्षमा करें आप, है ना। और आप लोगों का प्यार बना रहे तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए या इस चैनल को और प्रमोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी बातों को सुनने के लिए।